Welcome class 8th. Today we are going to start our chapter number 9 of our history book, our past 3, the making of the national movement 1870s to 1947. हिस्ट्री के हम अपने नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने अपनी इस बुक में क्या क्या पढ़ा कि ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से थे, लेकिन उन्होंने किंगडम्स को टेक ओवर कर लिया, नए लॉज बनाए, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस बनाए, जिंदगियां जो थी पीजेंट्स की, किसानों की, वो बदल गई, एजुकेशनल चेंजेस आए 19th सेंचुरी में। उसके बाद डिबेट्स हुए कंडीशंस के रिगार्डिंग विमेन के, चैलेंजेस कास्ट सिस्टम का, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, रिवोल्ट, और उसके बाद डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़। ये सब हम अब तक पढ़ते आए हैं। तो अब हम ये सब पढ़कर हमने क्या जाना बच्चे, कि जितना भी ब्रिटिशर्स ने काम किया उस सब से जो था इंडियन जो ग्रुप था, इंडियन लोगों के जो ग्रुप था वो टोटली डिससेटिस्फाइड था। तो डिससेटिस्फाइड के बाद लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागी। नेशनलिज्म क्या होता है बेटा, कि अपने देश के प्रति प्यार जाग जाना, कि लोगों के अंदर अब ये जागा कि भाई अब जब ये देश हमारा है तो ये हमारे लिए होना चाहिए, इसमें कानून जो बन रहे हैं वो हमारे अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो आगे इसमें हम क्या देखेंगे कि इंडिया वॉज द पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑल द पीपल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और जेंडर। मतलब जो भारत में जो लोग हैं उनके हिसाब से देश होना चाहिए। और उसके बाद अवेयरनेस आ गई लोगों में कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो हैं इंडियन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, और कैसे अगर ये ब्रिटिशर्स का जो आधिपत्य है अगर ये ख़त्म नहीं किया गया तो इंडियंस का इंडिया नहीं बन सकता। इंडियंस को अगर अपना बनाना है तो ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालना होगा। तो उसके बाद बहुत सारे जो इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल थे, लॉयर्स थे, और इम्पोर्टेंट जो थे, मतलब कि पूर्ण सार्वजनिक सभा की गई, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जो सभाएं थी इन्होंने अब काम करना शुरू किया ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने का। पूर्ण सार्वजनिक सभा का क्या मतलब है? सार्वजनिक मतलब जो सबके लिए हो। और ये जो सभा थी ये स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ कंट्री में काम कर रही थी, जिनका एक ही गोल था कि जो इंडिया है वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन कम्युनिटी का नहीं है, वो सबका है। उसके बाद सबसे बड़ी बात सॉवरन क्या होता है कि जब हम अपने हिसाब से अपने देश में काम कर सकें, किसी बाहर वाले का इंटरफेरेंस ना हो। तो क्या कहते हैं कि जो डिससेटिस्फैक्शन था ब्रिटिश रूल का, उससे क्या था, एक जो 1880s में एक एक्ट पास किया था 1878 में, वो था आर्म्स एक्ट। इसके हिसाब से क्या था कि इंडिया का कोई भी बंदा अपने पास हथियार नहीं रख सकता। तो उससे और ज़्यादा लोग परेशान थे। उसके बाद सेम ईयर में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था। वो क्या था, वो ये था कि जो हम गवर्नमेंट जो भी हम ब्रिटिशर्स के बारे में प्रिंट कर रहे हैं वो भी नहीं कर सकते। तो इसमें जो था, द एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट टू कन्फिस्केट द असेट्स ऑफ न्यूज़पेपर इंक्लूडिंग देयर प्रिंटिंग प्रेस इफ न्यूज़पेपर पब्लिश एनीथिंग फाउंड ऑब्जेक्शनेबल। मतलब ये कह दिया था कि अगर अखबारों ने कुछ ऐसा ऑब्जेक्शनेबल छापा तो उनकी प्रिंटिंग प्रेस ही बंद कर दी जाएगी। उसके बाद एक इल्बर्ट बिल पास किया गया था। इस बिल के हिसाब से जो ब्रिटिशर्स का या यूरोपियंस का ट्रायल था इंडियंस के द्वारा, वो मतलब ये कह रहे थे कि जो ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस की इक्वालिटी के लिए किया गया था, कि वाइट्स जो हैं वो अपोजिशन कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि ये बिल जो है वो विड्रॉ कर लिया जाए। लेकिन इंडियंस कहते कि अच्छा, अगर इंडियंस के हाथ में कुछ आया है तो तुम वो भी छीन लो। इल्बर्ट बिल के हिसाब से मतलब ब्रिटिशर्स का ट्रायल हो सकता था इंडियन जजेस के द्वारा, इंडियंस के द्वारा। तो जो नीड थी वो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेटेड इंडियंस हैड बीन felt since 1880s, but Ilbert controversy deepened this desire. National Congress was established when 72 delegates from all over the country met at Bombay December 1885. एक मीटिंग रखी गई लगभग 72 डेलीगेट्स की बॉम्बे में, जिसके हेड थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, WC बनर्जी, सुंदरनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर, बहुत सारे थे। और उसके बाद एक बिजनेसमैन था, पब्लिसिस्ट था, जो लंदन में सेटल थे, और यंगर नेशनलिस्ट थे, एक रिटायर ब्रिटिश ऑफिशियल था। मतलब ये सारे लोग थे जिन्होंने मिलकर
कोशिश की कि जो भी इलबर्ट विल है उसको ख़त्म ना किया जाए, और ताकि लोगों के साथ कुछ गड़बड़ ना हो। मतलब अब इक्वालिटी की डिमांड कर रहे थे जो इंडियंस थे, वो कह रहे थे कि ब्रिटिशर्स और इंडियंस में इक्वालिटी आ जानी चाहिए। उसके बाद है बच्चे अ नेशन इन मेकिंग। मतलब क्या है इस बात का कि कांग्रेस जो है फर्स्ट 20 ईयर्स में मॉडरेट थी अपने ऑब्जेक्टिव और मेथड को लेके। इस पीरियड में उन्होंने डिमांड की कि इंडियंस जो हैं गवर्नमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में भी होने चाहिए, कि भाई सारे ब्रिटिशर्स ही भरे बैठे हैं हर एक पोस्ट पे, तो इंडियंस भी होने चाहिए। तो आगे वो क्या कहता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में पावर भी दी जानी चाहिए इंडियंस को, और आगे क्या डिमांड की कि इंडियन जो है हाई पोजीशन पे होने चाहिए। सिविल सर्विस एग्ज़ाम होने शुरू हो गए इंडिया में भी, लंदन के साथ साथ। तो डिमांड जो थी इंडियनाइजेशन की, वो मतलब एक मूवमेंट हो गया था अगेंस्ट रेसिज्म, कि ये नहीं है कि बस वाइट्स ऑफिशियल को ही नौकरियां दी जाएं, बल्कि इंडियंस को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जगहों पर बिठाया जाना चाहिए। उसके बाद बड़ी बड़ी सैलरीज जो हैं वो भी इंडिया के लोगों को मिलनी चाहिए, नहीं तो सारा जो पैसा है वो इंग्लैंड में जा रहा है। और अदर डिमांड जो थी वो थी कि जुडिशरी जो है वो उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मतलब जो जजमेंट है वो सरकार के हाथों में नहीं होनी चाहिए, जज के हाथ में होनी चाहिए। उसके अलावा क्या कहते हैं कि अर्ली कांग्रेस ने बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज़ को भी उठाया, और ये भी कहा कि जो भी इंक्रीज़ है लैंड रेवेन्यू में वो, या जो इम्पोवरिश्ड पीजेंट्स हैं, इम्पोवरिश्ड कौन होते हैं जो खुद ज़मीन अपनी बो रहे हैं, खा रहे हैं, तो मतलब जो वो ये कह रहे थे कि जितना भी एक्सपेंडिचर है, मिलिट्री में एक्सपेंडिचर है, या डिमांड है जो रिडक्शन रेवेन्यू की डिमांड जो थी वो उन्होंने कहा कम करो। तो बच्चे वो क्या कह रहे हैं कि मतलब उनका कहने का भाव था कि जितने भी टैक्स तुमने लगाए हुए हैं वो सारे टैक्स जो हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए। ये नहीं है कि तुम नमक पे भी टैक्स लगा रहे हो, हर जगह टैक्स लगा रहे हो। और मॉडरेट लीडर्स ने डेवलप किया अवेयरनेस कि जो भी ब्रिटिश रूल अनजस्ट कर रहा है। उन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिश किया, आर्टिकल लिखे। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से हमारे देश का जो पैसा है वो बर्बाद किया जा रहा है। और उसके बाद स्पीच, रिप्रेजेंटेशन तरीके से, बहुत तरीक़ों से बच्चे उन्होंने ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज़ किया कि किसी भी तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं उनको ये समझ में आ जाए कि अब हमें हमारा देश चाहिए। उसके बाद आता है फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट। 1980 में इंडियंस ने क्वेश्चन शुरू कर दिया पॉलिटिकल स्टाइल में। बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब लीडर्स बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि जो ये प्रेयर है ना, ये जो मॉडरेट तरीके बना रहे हैं कि प्रेयर करने मतलब उनसे विनती करना, वो हम अब नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि जितने भी लोग हैं अपनी स्ट्रेंथ पे विश्वास रखें और अपने स्वराज के लिए जो है लड़ें। तिलक ने कहा था, बाल गंगा तिलक ने, कि फ्रीडम जो है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। तो ये तरीका था कि किस तरीके से जो इंडियन लोग थे वो पूरी कोशिश कर रहे थे, और इस कारण से एक स्ट्रगल शुरू हो गया था, और इस स्ट्रगल को स्वदेशी मूवमेंट कहा गया था। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में भी वंदे मातरम मूवमेंट की शुरुआत कर दी थी आज़ादी को पाने के लिए। उसके बाद क्या आता है, स्वदेशी मूवमेंट जो था वो ब्रिटिश रूल को अपोज करने के लिए था। आइडियाज़ जो थी वो स्वदेशी नेशनल एजुकेशन की, अपने देश की एजुकेशन हो, अपने देश की लैंग्वेज हो, और उन्होंने स्वराज मतलब पूरा राज हमारा होना चाहिए, ब्रिटिशर्स का कोई राज नहीं होना चाहिए। उनका अब जो मेन मोटिव था वो यही था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद वो कहते हैं कि जो 20th सेंचुरी के डेकेड्स थे, उन्होंने क्या कहा, मुस्लिम लैंडलॉर्ड, नवाब, ये सब जो थे, इन्होंने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की और उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल की डिमांड की। उसके बाद मुस्लिम्स ने डिमांड की 1909 में कि कुछ सीट्स जो हैं मुस्लिम्स के लिए भी रिज़र्व होनी चाहिए, मतलब ताकि मुस्लिम्स भी अपने एरियाज़ में इलेक्शंस लड़ सकें। उसके बाद आता है बच्चे कि ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। अभी तक तो हमने देखा मास नेशनलिज्म मतलब जब सब लोग इकट्ठे हो गए नेशनलिज्म के लिए, देश के लिए, कि अब हमें अपना देश चाहिए। कहते हैं कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो थे बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हो गया, जिसमें पीजेंट, ट्राइबल, स्टूडेंट, वुमेन, सब फैक्ट्री वर्कर सब जो थे वो इन्वॉल्व हो गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर
altered economic and political situation in India, it led to huge rise in defense expenditure of government of India. The government in India is increased taxes on individual income and business profit. Increased military expenditure and demands for war supplies led to a sharp rises in price which created great difficulties for people. कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया, तो इससे जो थी आम आदमी को बहुत दिक्कत आनी शुरू हो गई थी. क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो एक्सपेंडिचर हो रहा था, सेना पर जो खर्चा हो रहा था, वो सारा वो हमारे देश के लोगों से ही निकालना चाह रहे थे. उसके बाद वो क्या कहते हैं कि मतलब बहुत सारी जो ज़रूरत की चीज़ें थी वॉर में, वो इंडिया से ही जा रही थी. उसके बाद आगे क्या कहते हैं कि इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी वॉर के दौरान बहुत डेवलप हुई. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान द वॉर ऑल्सो लेड ब्रिटिश टू एक्सपैंड देयर आर्मी. विलेजेस वर प्रेशराइज टू सप्लाई सोल्जर्स फॉर एलियन कॉज. मतलब गांव के लोगों को प्रेशराइज किया गया. उसके बाद वो क्या कहते हैं 1917 में जो रिवोल्यूशन ऑफ रशिया हुई, पीजेंट वर्कर स्ट्रगल, वो मतलब उसने क्या किया, इंडियंस को बहुत इंस्पायर किया. बाकी का चैप्टर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.